जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9 फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने एक न्यू टॉपिक डिस्कस करना है। द नेम ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन के बेसिकली 3 लॉज़ हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? आज हमने ये तीनों लॉज़ जो हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है साइड पे, इसे हम पहले डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें, ताकि हर आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सके। क्लियर? तो ये एक एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपने याद रखनी है कि सर आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन लिंकनशायर ऑन जनवरी ठीक है 4 1643। सर आइजैक न्यूटन की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है कि वो लिंकनशायर में पैदा हुए 4 जनवरी को 1643 में। ठीक है। अब ये जो लिंकनशायर है ये बेसिकली इंग्लैंड का ही क्या है, एक रीजन है। इस रीजन में जो आइजैक न्यूटन है वो क्या हुए थे, पैदा हुए थे। द नेम ऑफ हिज फेमस बुक इज प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है। तो इसकी जो फेमस बुक है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस बुक के अंदर ही बेसिकली सर आइजैक न्यूटन ने अपने तीनों लॉ जो है वो क्या किए, लिखे हुए हैं। सही है। तो फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें कहते हैं इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव आर टू स्टॉप ऑफ अ बॉडी। वो कहता है कि कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो मूव कराती है या फिर क्या करती है, स्टॉप करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन है, सॉरी एक फुटबॉलर है, वो किक करता है फुटबॉल को। तो बेसिकली पहले वो रेस्ट में थी, अब वो मोशन में आ चुकी है। तो आगे जो होता है गोलकीपर, वो अपने हाथ से उस फुटबॉल को रोकता है, तो इट्स मीन दैट ही अप्लाई द फोर्स। तो पहले भी फोर्स ही अप्लाई की फुटबॉल को मोशन में लाने के लिए, और फिर फुटबॉलर ने गोलकीपर ने जब उसे रोका, तब भी उसने क्या लगाई है, फोर्स लगाई। तो इट्स मीन दैट कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराती है या क्या करती है, स्टॉप करती है। ए बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल रिमेन्स देयर अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट। वो कहता है कि बुक जो है वो एक टेबल पे रखी हुई है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये अपने ही मतलब कि टेबल पर पड़ी रहेगी जब तक हम इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, ये बात को ये समझना है आपने। ए बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर शुड कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। जैसे बॉल है वो भी क्या करती है, कंटिन्यू मूव में रहती है एक सेम वेलोसिटी के साथ, जब हम उस पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ऐसे ही है ना। बट प्रैक्टिकली वी सी डैट इट इज़ नॉट ट्रू। प्रैक्टिकली ये क्या है, सही नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे रीज़न वो बताएगा। यहाँ पे क्या है, रीज़न है। क्लियर? द बॉल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, इन फैक्ट ए opposing friction force caused the ball to stop. And Newton expressed such observation in the first law of motion, which state that बेसिकली यही जो रीज़न उसने बताई है, ठीक है, कि बॉल जो है बेसिकली कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या करेगी, रुक जाएगी। वो किस वजह से होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम क्या करते हैं, अ, जैसे साइकिल हम चला रहे होते हैं और साइकिल के जब पैडल हम रोक देते हैं तो वो रुक जाती है। इसके पीछे रीज़न है ना, क्योंकि फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो साइकिल के टायर और ज़मीन के दरमियान जो फोर्स होगी, साइकिल के टायर और ज़मीन के दरमियान, वो फ्रिक्शन की फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को रोक देती है। ठीक है। तो बेसिकली न्यूटन एक्सप्रेस सच ऑब्जर्वेशन इन दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट एट। तो इसी बात को आगे करते हुए न्यूटन ने अपना जो है फर्स्ट लॉ जो दी है उसे हम डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट लॉ क्या है, वो कहते हैं ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टिंग अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म में मोशन में है तो मोशन में रहेगा, लेकिन शर्त ये है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो।
देयर इज impossible on the surface of earth because अर्थ हैज़ ग्रेविटी. सो ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट जो है वो जब मोशन कर रहा होता है तो रुक जाता है. एंड अनदर रीज़न इज दैट फ्रिक्शन ऑन द अर्थ. अब अर्थ पर फ्रिक्शन भी है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना बंद कर देते हैं. ठीक है. ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली, द पैसेंजर टेंड टू बेंड फॉरवर्ड. अब एक बस है जो कि मूव कर रही है, वो सडनली ब्रेक अप्लाई करती है, तो पैसेंजर क्या करते हैं, बैंड फॉरवर्ड. ठीक है. आगे की तरफ क्या करते हैं वो मतलब कि आगे की तरफ उन्हें जर्क मिलता है. क्यों मिलता है? क्योंकि वो तो एक स्टेट में जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक अप्लाई किए तो आगे की तरफ तो जाएंगे ना, मूव फॉरवर्ड. इट इज़ बिकॉज ऑफ रीज़न यहाँ बता रहे हैं, दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन. क्योंकि वो मोशन में है तो मोशन ही करना चाहते हैं. अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो यही कहता है ना कि ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा. तो बेसिकली पैसेंजर तो बस में मोशन में थे, अचानक से ब्रेक जो अप्लाई की तो वो तो आगे की तरफ मूव करेंगे ना, क्योंकि उनके अंदर तो है ना मोशन. क्लियर है ना. नेक्स्ट क्या है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट, द पैसेंजर आर पुश्ड बैक अगेंस्ट द सीट एंड दिस टाइम टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर इज रिटेन टू देयर स्टेट ऑफ रेस्ट. अब अगर वह रेस्ट में है, रेस्ट से स्टार्ट होती है तो वो पहले पैसेंजर रेस्ट में थे, लेकिन जब वो सडनली स्टार्ट होती है तो जो पैसेंजर है वो क्या करते हैं, पुश होता है बैक की तरफ. पहले ब्रेक अप्लाई करता है तो वो क्या कर रहा था, फॉरवर्ड की तरफ पुश हो रहा है. जब रेस्ट से स्टार्ट होता है तो पैसेंजर जो है बेसिकली बैक पुश करते हैं. किस वजह से? ये बेसिकली क्या है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है. क्लियर. अब इसी तरह ये बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन थी, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल. अगर ये लॉन्ग आ जाता है तो पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है ये वाली, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करनी है आपने. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट law of motion, bus moving on the road should continue its motion without any force exerted by the engine. But practically, we see that if the engine stops working, bus comes to rest after the covering some distance. It is because of friction between the tire of the bus and the road. अब यही जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ, बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे बस का जिक्र कर रहा हूँ, मैंने साइकिल की एग्जांपल दिया. तो बट देर इज सेम, आप बस लिखें, साइकिल लिखें, कार लिखें, एज यू विश. ठीक है. तो रीज़न क्या है कि वो, क्योंकि इंजन जब तक ऑन है तो बस भी चल रही, लेकिन जब इंजन ऑफ हो जाएगा तो बस भी रुक जाएगी. किस वजह से? बस के टायर और ज़मीन के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है. नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू वर इन आउटर स्पेस एंड थ्रू एन ऑब्जेक्ट अवे वेयर नो फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, the object would continue to move forever with constant velocity. Students, there is a very important point. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को स्पेस में मूव कराते हैं, अब स्पेस में तो कोई ग्रेविटी नहीं है, स्पेस में कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, तो वो कहते हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी एक्सटर्नल. जब फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो वो ऑब्जेक्ट फॉर एवर क्या करेगा, मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. इट्स मीन दैट the first law is valid in space. Okay. The first law of motion also provides us another definition of force. Force is agency which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. तो एक और डेफिनेशन फोर्स की ये भी है कि वो बात तो वही है जो आपने पहले की है कि फोर्स जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है. ठीक है. और या फिर उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने की कोशिश करती है. ये क्या है, फोर्स ही है. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद क्या है, इनर्शिया. अब इनर्शिया जो है बेसिकली, इनर्शिया का ताल्लुक किसके साथ होता है, मैस के साथ होता है. मैस जितना ज़्यादा हो गया इनर्शिया भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा. अब इसे समझते हैं कि इनर्शिया हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फर्स्ट लॉ जो लॉन्ग आ गया तो आपने क्या करना है, पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ कर देनी है, तो ये आपका लॉन्ग बन जाएगा. ठीक है. तो इसका बेसिकली आप दे सकते हैं, रेफरेंस भी दे सकते हैं बुक का स्टार्टिंग के अंदर
कि न्यूटन ने ये अपनी बुक के अंदर ये आपको ला दिए थे, ठीक है। तो ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनर्शिया। The property of a body to maintain its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. inertia एक बॉडी की क्या प्रॉपर्टी का नाम है जो मेंटेन रखता है किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट वाली स्टेट को या फिर मोशन वाली स्टेट को, ठीक है। इस चीज़ का नाम क्या है? inertia. अब इधर देखिए आप डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ inertia में कि एक टेबल है, उसके ऊपर कुछ बर्तन रखे हुए हैं और एक आदमी क्या कर रहा है कि उस टेबल का जो ऊपर वाला कवर है, जो ठीक है, क्लॉथ है, जो कपड़ा है, उसे खींचता है। अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में है, तो नशे क्या कहता है, जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी और जो चीज़ मोशन में है वो क्या होगी, मोशन में रहेगी। ये आपने याद रखना है, क्लियर। तो यहाँ से ये सडनली और क्विकली ये जर्क के साथ इस कपड़े को हटाता है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, अपने दोनों हाथ से। लेकिन ये जो कप और साथ ये जितने भी बर्तन हैं ये वहीं के वहीं रखे हुए हैं। तो ये बात शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो मोशन में रहना चाहेगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी। तो इसी तरह ना अब बस में भी ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट जब बस रुकी हुई होती है तो पैसेंजर भी बैठे होते हैं। तो बेस्ट जो बस है बेसिकली वो अगर रेस्ट में है तो पैसेंजर भी रेस्ट में। अगर अचानक से अब बस चलती है तो पैसेंजर जो बैकवर्ड पुश होता है, किस वजह से हो रहा होता है? क्योंकि इनर्शिया कहता है कि वो पहले रेस्ट में था, अब भी वो रेस्ट में रहना चाहता है, जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं, बैकवर्ड पुश होता है आपको, क्लियर। तो यहाँ से ये होता है कि रिजल्ट क्या निकलता है कि रोल ऑफ इनर्शिया इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दिस लॉ इज समटाइम्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये जो इनर्शिया है बेसिकली एनालोगस है, एनालॉजी है किसकी भला, न्यूटन फर्स्ट लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी यही बात है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो इनर्शिया भी यही कहता है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बहन भाई, सही है। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसे हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है, फिर मैथमेटिकल लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं रीड कर रहा हूँ आपने वैसे ही इसे एग्जाम में लिखना है। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी it accelerate the body in the direction of force. The magnitude of acceleration is directly proportional to the magnitude of force and inversely proportional to the mass of the body. अब ये बात को समझिए कि एक फोर्स है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो पहले स्टेटमेंट तो यहाँ पे है ना कि वो जो मैग्नीट्यूड होगी एक्सलेरेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस है, ये पहली स्टेटमेंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द बॉडी। अब न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहता है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। अगर उसी डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। तो एक्सेलरेशन जो पैदा होगा वो कहते हैं वो फोर्स की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है कि आप फोर्स जितनी लगाएंगे, ठीक है, जितनी फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो इट्स मीन दैट हेयर द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि वो जो फोर्स आप लगाएंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मैस के होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैस के है। यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो फोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो मैस को कम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मैस को बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसकी एग्जांपल लें, एक बहुत बड़ी बस है, एक कार है। अब जो कार है बेसिकली आपको पता है कार का जो मैस है वो कम है, इसका मतलब है कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ के बस है, बस का मैस जो है बहुत ज़्यादा है और एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका कम होगा। तो जितनी भारी चीज़ होती है उतना ही क्या होता है, उसकी स्पीड कम होती है। जैसे एक बिल्कुल स्मार्ट सा इंसान है,
और एक है जो कि बहुत मोटा है, ठीक है। तो जो मोटा शख्स है वो तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा भागेगा, उससे तो सांस चढ़ जाएगा, क्यों, उसका मैथ ज़्यादा है, स्पीड कम है। एक स्मार्ट है जो मेरे जैसा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा भागेगा, क्यों, उसका मैथ कम है, वो हल्का है, वो अपने आप को स्पीड से भगाएगा। तो बेसिकली आप समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो। तो एफ ऊपर है, एम तले नीचे, ये आ गया आपके पास, ठीक है। एक्सेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू दी मास, क्लियर। अब यहाँ तक जो है बेसिकली इक्वेशन जो है ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इज इक्वल का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। तो इज इक्वल लगाने के लिए हम इस प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करके कांस्टेंट लगाएंगे। तो ए इज इक्वल टू कांस्टेंट एफ ओवर एम। तो यहाँ पे जो न्यूटन ने बेसिकली कहा कि जो कांस्टेंट है उसको न्यूटन ने के कहा, ठीक है। तो के बेसिकली क्या, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें आप कि एफ इज इक्वल टू इस कांस्टेंट की जगह के लिख दें, और एम ए मल्टीप्लाई हो रहे, एम भी आ गया, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे भी, या अगला स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर। तो दूसरा ये है कि नेक्स्ट न्यूटन ने कहा था कि ये जो के की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वन के बराबर। जब हम वन के बराबर लिखेंगे, के को वन पुट कर दे, तो एम में वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन तो ये आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम में। लेकिन यहाँ पे है कि ऐसा एम जो है वन के जी के बराबर है, ये जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज वन, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। ये जो तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई ये बाद में बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया, ये के की वैल्यू वन है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। ये फर्स्ट लॉ के मुताबिक है। सेकंड लॉ के मुताबिक है कि अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ नॉन मास। तो बेसिकली यहाँ पे मास का क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, तो ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हमने जो फार्मूला निकाला है फिजिकल डैम में, तो पेपर में ये भी आ सकता है कि प्रूव डैट, ठीक है, प्रूव दैट एफ इजिकल टू एम में, ठीक है। या फिर वो ऐसे कह देते हैं कि स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ एंड एक्सप्रेस द मैथमेटिकल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये प्रूफ भी आ सकता है। प्रूफ में आपको फिर सारा लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट फिर मैथमेटिकल, ठीक है। अब फोर्स, एफ फोर्स है, एम मैस है, ये एक्सेलरेशन है, तो फोर्स का यूनिट क्या है, यहाँ पे न्यूटन है। तो आगे ये जो डेफिनेशन ये 1 न्यूटन की है। 1 न्यूटन, देखो ना, आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो बेसिकली 1 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन फोर्स। तो व्हाट इज मीन्स दैट 1 न्यूटन फोर्स एंड सेकंड न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो ये बात, तो 1 न्यूटन फोर्स हम कैसे अंदाज़ा लगा, जैसे ना 1 kg है, आपको पता है 1 kg है, तो आपको समझ आ जाता है कि 1 kg के अंदर क्या है, 1000 ग्राम्स है, ठीक है। लेकिन न्यूटन को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी मास 1 kg। कि 1 न्यूटन तब होगा जब आपके पास कोई मैस है, ये आपके पास 1 kg का मैस हो, ठीक है। इसके ऊपर आप इतनी फोर्स अप्लाई करें कि ये डिस्टेंस कवर कितना करे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तब जो फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे वो क्या होगी, 1 न्यूटन की होगी, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। ये सेकंड न्यूटन जो है, सेकंड न्यूटन लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे थोड़ा सा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं पूरा टॉपिक, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी, ये वही सिंपल सी बात है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि फोर्स जब अप्लाई करेंगे वेलोसिटी भी चेंज होगी, और क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है, और डिसलेरेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन होगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोक रहे हैं तो वो क्या होगा, डिसलेरेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ किसे कहते हैं, ये हमारा क्या है, न्यू है टॉपिक है। ये भी लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये लॉन्ग आता है तो ये एक्सप्लेनेशन आपको सारी लिखनी पड़ती है, ये डायग्राम भी बना देना, ठीक है। तो वेन एवर देर इज़ अ इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी एंड बी, यहाँ पे ना न्यूटन थर्ड लॉ को बेसिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है। तो इसे आप समझे। वो कहता है कि
Interaction two bodies A and B such the body A exert force on a body B. The force is known as action of force A on B. देखो यहाँ पे स्प्रिंग है, तो एक आदमी है जो कि अपने हाथ से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो वो फोर्स जो लगा रहा है ना, तो ए से बी पर लगा रहा है, मतलब कि बी ये कोई भी एक यहाँ पे टेबल ही समझ लें, और ए क्या है, उसका क्या हाथ है, ठीक है। तो ए फोर्स बी पर लग रही है पहले पोर्शन के अंदर। फिर वो क्या कहता है, इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन द बॉडी बी exert a force on a body A. This is known as a reaction of B on A. तो कोई एक्शन रिएक्शन ही हो रहा है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि हर एक्शन के क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। आप फोर्स इस पे लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स लगाएगा। तो लगाने वाली फोर्स एक्शन है, आपको रिस्पॉन्स देने वाली फोर्स क्या है, रिएक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 5 न्यूटन की फोर्स ही पुश करेगी, लेकिन दोनों के अपोजिट है। ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, अपोजिट। ये क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे क्या कहते हैं, व्हेन वी प्रेस अ स्प्रिंग द फोर्स एक्सर्टेड ऑन आवर हैंड ऑन द स्प्रिंग इज एक्शन। जब आप अपने हैंड से फोर्स लगा रहे हैं वो क्या, एक्शन है। आवर हैंड आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। तो हमारा तो एक और फोर्स है जो कि लग रही है स्प्रिंग की मदद से, वो क्या है, आपका रिएक्शन है। एंड दिस इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन। एंड न्यूटन एक्सप्रेस्ड these action and reaction force in third law of motion, and this is state that every for every action there is always an equal and opposite reaction, ठीक है। तो ये क्या न्यूटन का लॉ है। Since action and reaction do not act on the same body but they act on the two different bodies, जाहिर सी बात है डिफरेंट बॉडी पे ही होगा कि दो बॉडी जब होंगी तो ये एक्शन रिएक्शन हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बॉल को दीवार पे मारते हैं, तो वो दीवार एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिससे वो टकरा कर आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट तो वही है ना जिससे आप मार रहे हैं, तो जिससे टकराएगा वो भी दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। इफ उसके बाद क्या, न्यूटन थर्ड लॉ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस, ये दूसरी एग्जांपल है, सॉरी दूसरी इसकी स्टेटमेंट है। ये भी कर सकते हैं कि इफ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो सिंपल सी बात है। तो इसी तरह साइड इन्फॉर्मेशन में बड़ी अच्छी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि in space astronaut throws a wrench as a reaction, he moves in the opposite direction। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जो रेंच ये फेंक रहा है, ठीक है, ये थ्रो कर रहा है, ये क्या है, इसका एक्शन है। और एज अ रिएक्शन ही मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बेसिकली वो क्या है, इसका आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। ये भी किसकी एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ की। इन शॉर्ट न्यूटन थर्ड लॉ यही है कि हर एक्शन के क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है, ये क्या है, फोर्स एक्टिंग पेयर। पेयर के अंदर जो फोर्सेज लग रही होती है, इनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो पेयर के अंदर क्या है, यहाँ पे टेबल है, उसके ऊपर क्या, बुक है। अब बुक का वेट जो है बेसिकली वो क्या है, डाउनवर्ड है, सही है। अगर बुक का वेट डाउनवर्ड है तो ये तो एक्शन है, ठीक है। लेकिन बुक जो है बेसिकली टेबल के ऊपर रखी हुई है, उसका वेट क्या डाउनवर्ड है, ये आपका एक्शन होगा। लेकिन एक नॉर्मल फोर्स भी होती है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो कि बिल्कुल अपोजिट और परपेंडिकुलर होती है, तो वो बेसिकली क्या आपका रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन है, वेट एक्शन है, फोर्स ऊपर लगे वो क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखें, द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ब्लॉक इज द वेट। द ब्लॉक exert downward force on the table equal to its weight. The table also exert a reaction force Fn on the block, and two forces on the block balance each other and the block remains at rest. अब यहाँ पे दो फोर्स लग रही है, उसका वेट क्या है, डाउनवर्ड है, और टेबल की जो फोर्स है वो अपवर्ड है। तो दोनों फोर्स क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में। और इससे भी एक दूसरी एग्जांपल अच्छी है कि यहाँ से देखिए, जब आप गन से बुलेट को फायर कर रहे होते हैं तो बुलेट आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम है, जब बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी तो गन भी तो पीछे की तरफ मूव कर रही होती है। आपने फिल्म में देखा होगा कि जब वो पिस्टल से या बंदूक से फायर कर रहे होते हैं, तो पिस्टल या बंदूक जो है बेसिकली पीछे की तरफ झटके खा रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्क कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है, वो कौन सा क्वेश्चन होता है कि व्हेन गन फायर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन
गन फायर्ड, ठीक है, इट रिकॉइल्स वाई। रिकॉइल्स का मतलब होता है पीछे की तरफ आना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि व्हेन गन फायर्ड इट रिकॉइल्स वाई। When a bullet is fired from a gun, the bullet moves in the forward direction with a force F. This is the force of action. तो बुलेट आगे जा रही है, वो क्या, वो तो एक्शन है। द गन रिकॉइल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद रिएक्शन फोर्स आर। तो वो जब गन पीछे की तरफ आती है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या, रिएक्शन फोर्स है। तो एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे हो गया ना, तो ये भी क्या है, पेयर फोर्सेस है। क्या है, पेयर फोर्सेस। तो ये आपने इसे याद करना इस टॉपिक को। अगर कोई बात समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली व्हेन गन फायर्ड इट रिक्वायर्स वाई, तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको इसके नोट्स बना के दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।